अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल शुरू करने से पहले बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की मालूमात मिलती रहेगी। शुक्रिया। आज जो नावल मैं पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है बाबे कफ्स और इसके राइटर हैं सफ़ा खालिद। कुछ बेनाम सी यादों के गहरे से निशान हैं, कुछ दिल में है छुपा, कुछ आँखों पे आया है, कुछ उलझनों के डोर है, कुछ मुअत्तर सी आहट, कहीं चुपचाप सी हैं सरगोशियाँ, कहीं दूर बजते हैं नकारे। दिलम बिखरा है टूट कर जगह जगह, कहीं आंसू बेमोल हुए हैं कहकों की तरह। चार सुफक छाई तन्हाई है, गमे कफ्स ने है जकड़ा हुआ। कोई चारागर कोई पैगाम दे, ज़िंदगी इसी रवानी से बोझल हुई है। वो एक नगमा साज था, जाने कहाँ है, बस कुछ बेनाम सी यादों के गहरे निशान हैं। कोरोना की तीसरी लहर पूरे इन्हमाक से ज़ेरो इंसानों का स्वाद चखने में मसरूफ़ थी। हर तरफ मौत घाट लगाई बैठी थी। मिडिल क्लास फैमिलीज़ और मजदूर तबका खासे परेशान थे। शायद ये मूजी मर्ज उनकी जान ना लेता, मगर राशन की कमी और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई उनके लिए वबाले जान बनती जा रही थी। मरहा इन्हीं दिनों काफ़ी सूरत हाल से काफ़ी परेशान थी। वो कुछ ऐसा करना चाह रही थी जिससे वो ज़्यादा नहीं तो कुछ फैमिलीज़ के लिए राशन का इंतज़ाम कर सकती। वो आईटी फील्ड की माहिर थी, अब तक न जाने कितने वेबसाइट्स बना चुकी थी। यूनिवर्सिटी में नाम था उसका। वो एक माहिर सी हैकर थी। ऑनलाइन वर्ल्ड से उसे हेल्प क्वीन के नाम से जानता था। अकाउंट हैक करना तो उसके लिए पल झपकने की बात थी। मरहा के वालिद इस्लाम गनी एक बैंक में मैनेजर थे। गुजर बसर आसान था। वालदा शबाना कुसर रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर थी। मरहा के बाद खुदा ने उनको औलाद नरीना से नवाजा था, मगर अस्पताल के नाकस इंतज़ामिया के वजह से बच्चे की जान ना बच सकी थी। इस तरह मरहा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद बन के रह गई थी। रंग रूप में किसी से पीछे ना थी। सिल्की कमर तक आते बाल, ब्राउन कलर के बाल, मगर इन सब के बाद भी एक कमी बचती थी। उसके बालों से लेकर उसके चेहरे तक उसकी तवज्जो की कमी थी। पॉलर की शक्ल उसने साल पहले अपने किसी कज़न की शादी पे देखी थी। वो भी उसको मजबूर करके ले जाया गया था, मगर इन सब के बावजूद वो हसीन थी। खासकर आंखें और लंबी गर्दन पर दाईं तरफ नुमाया तिल उसको चार चांद लगाते थे। इस्लामाबाद के मामूली से ढाबे पे 4-6 इंसान के माफिया गैंग की तरह किसी मिशन का मंसूबा बना रहे थे। चाचा अफजल ढाबे के मालिक उनके मशकूक इरादे देखकर ही दिल में उनकी सलामती के लिए दुआ मांगने लगे थे। ये पैंथर गैंग था। इस इलाके में उनकी दहशत थी। बहुत से बदमाश तो उनके वजह से इलाका छोड़ चुके थे। टाइगर इस गैंग का लीडर अब मिशन के हिदायत सबको समझा रहा था। बिग बी ब्लैक मर्सिडीज़ .2 पर रात 10 बजे बजकर 13 मिनट पर गुजरेगी। तुम सिग्नल जैम करोगे। इस तरह गाड़ी .3 पर 6 मिनट लेट पहुंचेगी। जेके और जूनियर भी तुम उनका पीछा करोगे और उनके पल पल की रिपोर्टिंग करोगे। जी और मेजर .4 पर कार्रवाई करेंगे। टाइगर इस पुरानी इमारत में पहले से मौजूद होगा। जी तमाम ड्रग्स को हिफाजती मकाम पर पहुंचा देगा। पर एक बात की समझ नहीं आई। जेबी ने सरगोशी की। ये भला इतने ड्रग्स इस पुरानी इमारत में क्यों रखेगा? अपना क्लब भी है ना, फिर उसका भी, क्योंकि वो तुम्हारी अक्ल से पैदल नहीं है ना, जो नेकनामी को दाव पे लगाए, जो अब जी की तरफ से था। हाँ, मुझे मालूम है, मैं तो तुम सबका टेस्ट ले रहा था, जबकि तुम्हारे अपने दिमाग का टेस्ट होने वाला है। जेके कहाँ चुप रहने वाला था? यार, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि माहम ने उनकी स्क्रू अच्छे से टाइट नहीं किए, इसलिए उसकी बोंगियाँ ख़त्म नहीं हो रही। बिग बी ने भी राय दी थी। यार, मुझे शक नहीं। इस बात पर जेबी ज़रा खफा हुआ था। तुम सब जलते हो मेरी चार्म से। सालों, हर लड़की दिल देने को मिनट में ज़ाया करती है। वैसे भला ये डील क्लब में रख लेता तो मिशन के साथ साथ खूबसूरत लड़कियां भी नज़र आ जाती, कुछ मज़े ही हो जाते। इस बात पर टाइगर ने ज़रा को घूर कर देखा था। अरे ऐसे नहीं देखो यार, मैं तो तुम सबके लिए कह रहा था, वरना किंग को कमी थोड़ी है। ओह, उजड़ी सल्तनत के किंग, माहम की चित्रोल भूल गए हो तो कॉल करके हाजिरी लगवा लें। अभी जी ने मुंह खोला ही था कि चाचा अफजल ने आवाज़ दी, बेटा कुछ और चाहिए? नहीं चाचा, बस आज चाय हजम नहीं हो रही। कहता है चाचा हाथ धो के चाय नहीं बनाता।
बर्तन भी मैले देता है। इस बकवास पर चचा उसे ढाबे से रफा दफा करता मेजर ने बात संभाल ली थी। मेरा ख्याल है कि अब तुम सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। वैसे भी इतना मुश्किल काम नहीं है। नहीं, बस इस वेबसाइट को पूरे सर्कल में है तो फैलाना है और मेरे ख्याल में हम अपनी यूनिवर्सिटी के ही ज़रिए बहुत से माली इमदाद जमा करने के काबिल हो जाएंगे। मरहा अपनी क्लास के डाइस पर खड़े अपने प्रोजेक्ट क्लास को दिखा रही थी। वो जानती थी कि उसकी वेबसाइट पर बहुत ही अपर क्लास फैमिलीज़ के उसकी यूनिवर्सिटी में बहुत ही अपर क्लास के फैमिलीज़ के बच्चे आते थे। मरहा, तुमने वेबसाइट का नाम बाबे कफस ही क्यों रखा? उसकी क्लास फेलो हमजा ने उससे पूछा था। सदियों बाद जो खुलते देखा बाबे कफस को, मुझे उड़ने के ज़माने बहुत याद आए। कफस का मतलब है पिंजरा। अगर देखा जाए तो कोरोना ने हमें एक पिंजरे में ही तो कैद कर दिया है। हम घरों में कैद होकर रह गए हैं। इस वेबसाइट का मतलब है पिंजरे का दरवाज़ा। मैं चाहती हूँ मेरी यह वेबसाइट गुर्बत के कैद में फंसे लोगों के लिए दरवाजे का काम करे, उनकी मुश्किलात को कम करे। मरहा ने तसल्ली से जवाब दिया था। वो 6 लोग आज फिर चाचा अफजल के ढाबे पे मौजूद थे। उनके चेहरों से खुशियाँ आया थी। शायद वो मिशन जीत गए थे। अब हम कम से कम 1 महीना कोई और मिशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हस्ती के ख़िलाफ़ अब मिशन करना है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो काशी गैंग है और मशहूर काशिफ बिल्डर्स, जो दिन की रोशनी में नेक नाम है और रात के अंधेरे में किसी फ़िरौन से कम नहीं है। लूट मार करना, कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान उनके आम कारोबार हैं और आजकल वो एक नए धंधे में सरगर्म नज़र आता है। खूबसूरत लड़कियों को अगवा करके दुबई भिजवा रहा है। मेजर उनको अगले मिशन की हिदायत दे रहा था। इस मिशन के लिए उनको अच्छी खासी तगोद और मेहनत दरकार थी। कुछ अरसे बाद कोरोना पर अब काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था। लॉकडाउन खोल दिया गया था। घरों में कैद लोग बिलाखिर बाहर की दुनिया देख सकेंगे। मरहा और उसके वालिदैन ये खबर सुनते ही काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। मीरा ने कम से कम 2500 फैमिलीज़ की मदद अपनी वेबसाइट के ज़रिए की थी। उसके उस कार्य खैर में ना सिर्फ उसकी यूनिवर्सिटी फेलोज़ बल्कि और भी बहुत से लोग शामिल थे। सभी मरहा को इसके अजीम कारनामे पर नाम पर दाद दे रहे थे। यार मरहा, तेरा दिमाग इतना कैसे चलता है? ये इतने शानदार आइडिया आखिर कहाँ से आते हैं? लगता है मम्मी ने छोटी उम्र में खूब बादाम खिलाए हैं। ये उसकी क्लास फेलो रोमान की आवाज़ थी। अरे नहीं नहीं, बादाम नहीं, इसके दिमाग में तो कोई चिप फंसी हुई है, जिसे फिल्म में नहीं देखते। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, मरीज़ के बचने का कोई चांस नहीं नज़र आता, तो डॉक्टर उसके दिमाग में या दिल में मसनूई चिप लगा देते हैं। मेरा ख्याल है मरहा के दिमाग में ऐसी कोई चिप लगी हुई है। ये इंसान नहीं है, ये तो कोई एलियन लगती है। इससे पहले मरहा उमर की टांगें तोड़ने के लिए आती, उमर उसको एलियन में शूट कर चुका था। उमर के बच्चे तो वापस आ, तेरे दिमाग में जो कीड़े अटके हैं ना, उनको आज मैं अच्छी तरह निकाल दूंगी। उमर और शीज़ा उसके बेस्ट फ्रेंड थे, मगर उसकी उम्र से हमेशा नोक झोंक चलती रहती थी। यार तुमने सिटी हब में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, उसकी लास्ट डेट तो गुजर गई है ना? सवाल शीज़ा की तरफ से था। हाँ, मैंने लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे टैलेंट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। उनकी एम्पायर को मेरी जैसी होनहार क्वीन की बहुत ज़रूरत है। वो तारीफ़ों में मगन थी। कौन सी सल्तनत की कोई क्वीन हो वैसे? हमें आज तक वो सल्तनत नज़र क्यों नहीं आई? अच्छा, वो सल्तनत जहाँ तुम गधे घोड़े बेचकर पहुँची हो। शीज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया था। चलो कुछ खाते हैं, इससे पहले कि तुम उन गधों घोड़ों के साथ उनके अस्तबल में बांध दूँ। वो सिटी हब की शानदार इमारत में मौजूद थी। उस वक्त कम से कम वहाँ 20 और लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वहाँ मौजूद थे। मिस हरा, इस्लामाबाद आपकी बारी है, आ गई। आवाज़ सुनते ही वो कमरे में दाखिल हुई थी। ऑफिस बहुत शानदार था। दीवारों पर मौजूद तस्वीरें मौजूद थी। नफ्स की 3 दीवारों पर सफ़ेद पेंट, जबकि मेन चेयर के बिल्कुल सामने दीवार पर रॉयल ब्लू पेंट था। फर्नीचर तो बहुत ही काबिल दीद था। वुडन फ्लोर पर चलते हुए उसकी हील की आवाज़ ने माहौल में ताश पैदा किया था। बॉस ने नागवार सी नज़र उसके मॉडल की तरह चलती हुई लड़की के सरापे पर डाली थी। फिर फाइल खोलकर उसके डॉक्यूमेंट देखने लगा था। इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ 3 लोग मौजूद थे। 2 की शख्सियत तो काफ़ी मुतासिरकुन थी। दिखने में हैंडसम थे। एक ने ब्लैक और दूसरे ने ग्रे सूट पहन रखे थे। ग्रे सूट वाले की आंखें डार्क ब्राउन थी। मरहा ने हमेशा ऐसी आंखों को आइडलाइज किया था।
ऐसे ही तो वो सरापा बनाया करती थी अपने मुहाफिज का। अलबत्ता तीसरा शख्स ज़रा बड़ी उम्र का ज़ाहिर हो रहा था। जी तो मिस इस्लामाबाद, आपको कैसे लगा आप इस एम्पायर के लिए ख़ुद को काबिल समझती हैं? काले सूट वाले ने पूछा था। जी नहीं सर, मैं इस एम्पायर को ख़ुद के काबिल नहीं समझती हूँ। जवाब काफ़ी पुरएतमाद तरीके से दिया गया था। डार्क ब्राउन आंखों वाले में ज़रा हैरानगी वाज़ह हुई थी। क्यों? आपके पास ऐसा क्या है जो ये एम्पायर आपको अपने काबिल लगे? अगला सवाल डार्क ब्राउन आंखों वाले ने उतने ही पुरएतमाद तरीके से पूछा था। मेरे पास ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आपका सिटी हब बहुत फ़ायदा उठा सकता है। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? खुद से अपना कोई बिज़नेस शुरू कर लेती। वो भी करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। इससे पहले एम्पायर बनाने का ख्वाब रखती हूँ, मगर जो किया है ना कि अपने आप मुझे बिज़नेस की इतनी समझ बूझ नहीं मगर जो किया है ना कि अभी मुझे बिज़नेस की इतनी समझ बूझ नहीं। तो फिर आप खूब करने नहीं बल्कि बिज़नेस तो फिर आप जॉब नहीं बल्कि बिज़नेस सीखने आई हैं। मैं कुछ भी सीखूं बदले में आपको तो फ़ायदा ही मिलेगा, ये बात होता है। बात इंटरव्यू से आगे बढ़ते हुए महसूस हुई थी। काले सूट वाले ने दोनों को चुप करवाने के लिए बात बदली। अच्छा हमें आप ये बताएं, फिर आप अपना कुछ काम भी दिखाएं या फिर हवा में ही तीर चलाएंगी? अरे सर, आजकल तीरों का ज़माना कहाँ। आजकल तो लोग एक दूसरे के सिस्टम में घुसकर उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। जवाब देते हैं। वो जवाब देते हुए आगे बढ़ी और लैपटॉप में USB लगा दी, जैसे उसे यकीन हो कि नौकरी सिर्फ उसी को मिलेगी। काम तो शानदार है, मगर आप हमसे एक टेस्ट लेंगे। हम आपसे एक टेस्ट लेंगे। हमें ये भी तो देखना है जितनी आपने बातें की हैं आप इस काबिल हैं कि नहीं। बाकी छोटी मोटी सी वेबसाइट तो कोई भी बना सकता है। मरहा का दिल क्या डार्क ब्राउन आंखों वाले की ज़ुबान में कोई वायरस ही डाल दे, मगर वह चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ गई थी। ये कंप्यूटर लैबनुमा कमरा काफ़ी खूबसूरत था। वहाँ मौजूद 20 लोग हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। मेरा नाम मुस्तजाब हैदर है। मैं इस एम्पायर का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। डार्क ब्राउन आंखों वाले ने तारुफ कराया। वो ग्रे कलर के 3-piece सूट में बहुत ही चार्मिंग नज़र आ रहा था। नहीं मैं मरहा, तुम किसी लड़के से इम्प्रेस नहीं हो सकती। लड़के तुम्हारे पीछे आते हैं, तुम लड़कों के पीछे नहीं। उसने जहन को झटका था। मेरा नाम बासित मलिक है, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ। वो भी बिलाशुबा खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था, मगर उसकी आंखें काली और ज़रा छोटी थी। उसके साथ देखने में मुस्तजाब हैदर किस तरह संजीदा मालूम नहीं हो रही थी। मरहा ने एक और क्या सारी आराई की थी। मेरा नाम अजीम है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैं आपको आपका टास्क समझा देता हूँ। अगर आपके सामने एक होम पेज नज़र आ रहा है, जो इस पेज को कम टाइम में क्रैक करेगा वही इस सीट के काबिल होगा। यानी लड़की तो कुछ तो है, इसकी बातों से लगता है कि ये कुछ तो करेगी। बासित ने मुस्तजाब से कहा था। पता लग जाता है अभी। आजकल की लड़कियां कुछ ज़्यादा ही पुरएतमाद बनने की कोशिश करती हैं। यार तुम लड़कियों से इतने खफा क्यों नज़र आते हो? क्या तुम्हारा दिल उसके हुस्न की तपिश महसूस नहीं करता? बासित को शायराना मूड में महसूस हो रहा था। अगर तुम्हारा ठरकपन ख़त्म हुआ तो तुम्हें इस रूम से निकालने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। मुस्तजाब ज़रा गुस्सीला था। वो दोनों बहुत गौर से मरहा की तेज़ चलती उंगलियों को कीबोर्ड पर देख रहे थे। 2 ही मिनट गुजरे थे और मरहा उस वेबसाइट को क्रैक करने में कामयाब हो गई थी। कमाल कर दिया तुमने गर्ल, तुम वाकई होशियार हो, बासित चहका था। शुक्रिया सर, अब आपको पता चला कि मैं हवाओं में बातें नहीं करती। खैर अब क्या मैं उम्मीद रखूँगी मुझे जो ज्वाइनिंग लेटर जल्द मौसूल होगा। जी उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आप चाहे तो मेरा नंबर रख लें, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे नहीं लगता मुझे इसकी ज़रूरत है। मेरी रिज्यूमे पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। अगर आपको ज़रूरत हुई तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वो शुक्रिया कहती लैब से बाहर निकल आई थी। तुम दिल फेंकने का कोई मौका जाने नहीं देते ना। लगता है तुम्हें यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। मिस्टर मुस्तजाब, आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इस लड़की से जल गए हैं। ज़हीन लड़की आपको खासी पसंद नहीं। आपकी शान इजाज़त ही नहीं देती कि कोई आपके मुकाबले आकर ख़ासकर लड़की। बासित तो उसको चुराने के मूड में था। मुझे ज़रा यह वेबसाइट तो दिखाओ। ये इतनी आसानी से वो क्रैक कर गई। जी मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। ये पकड़ो और देखो। ये कोई आसान हदफ नहीं था, मगर ये छोटी सी लड़की ये कारनामा कर गई।
ये वेबसाइट पर पासवर्ड लगाकर वो वेबसाइट पर पासवर्ड लगाने लगा। अरे ये पेज लोग क्यों है? बासित परेशान हुआ था। उसने फिर से कोशिश की थी। मुझ समझ से बाहर है। कोड तो मैंने खुद सेट किया था। मुस्तजाब में ज़रा आगे होकर स्क्रीन को देखा। तुम्हारी वो छोटी सी लड़की कोड बदल के कोई और कोड लगा गई है। आपकी बार मुस्तजाब मुतासिर हुआ था। यार इतने दिन हो गए हैं, अभी तक सिटी हब से कोई जवाब नहीं आया। तुम्हें क्या टेंशन नहीं हो रही? वो तीनों इस वक्त यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में मौजूद थी। नहीं, फिक्र तो उनको होनी चाहिए। क्यों? क्या वहाँ भी कोई चाँद चढ़ाई हो? उमर हैरान था। मैं उस वेबसाइट पे पासवर्ड चेंज कराई हूँ। उसको तोड़ना नामुमकिन है। खपाते रहें अब बैठकर सर। जॉब के लिए ना सही, पासवर्ड के लिए तो ज़रूर करेंगे। मरहा को अपनी सलाहियतों पर नाज था, मगर वो नहीं जानती थी मुस्तजाब भी इस फील्ड का बाप है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम इंटरव्यू देने बाल खोल कर गई थी? उमर ने पूछा था। हाँ, बाल तो खोल के ही गई थी, उसने बेध्यानी में जवाब दिया था। हाँ, इसीलिए अभी तक जवाब नहीं आया। तुम्हें भूतनी समझ कर डर गए होंगे बेचारे। बल्कि नहीं, तुम्हारे सर से मोतियों की तरह चमकती हुई जुएँ देखकर घबरा गए होंगे। अपनी बकवास बंद करो मोटे गेंडे। जुएँ होंगी तुम्हारी मंगेतर के सर में, फिर तुम बंदर की तरह निकाल भी दिया करना और खा भी लिया करना। मरहा भी अपने नाम की एक थी। अरे मेरी तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मंगेतर कहाँ से आ गई? उमर ज़रा खफा हुआ था। वैसे तुम में ऐसा क्या ख़ास है? कुछ ख़ास है भी नहीं कि कोई लड़की तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाए। अब की बार जवाब शिजा की तरफ से था। तो अगर गुरेज़ा है मुझसे, आ तुझे बाहर के रास्ते पे छोड़ आऊँ। उमर शेर सुनाता अब लड़ाकू लड़कियों की तरह मैदान में उतर चुका था। वैसे उमर सच बताओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियां हैं, क्या तुम्हें आज तक कोई भी पसंद नहीं आई? अमीर हो, खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो, फिर भी तुम्हें किसी ने पसंद नहीं किया। शिजा शायद कुछ और ही जवाब के इंतज़ार में थी। मेरे तो लड़कियां लाइन लगा कर खड़ी होती हैं, मगर जो लड़की मुझे चाहिए वो मुझे दोस्त के अलावा कुछ समझती ही नहीं। उसने मरहा की तरफ एक अचनटी सी नज़र डालकर कहा था। क्या सच में तुम किसी को पसंद करते हो? मरहा हैरान नज़र आई थी। कौन है वो? कैसी है वो? मुझे बताओ, मैं उससे बात करती हूँ। मरहा को उमर से हमदर्दी हुई थी। क्या तुम सच में बात करना चाहती हो? सच में उसे देखना चाहती हो? एक बार जाकर शीशा देख लेना। मेरी पसंद तुम्हें पसंद ना आए तो मेरा नाम बदल देना। उमर ज़रा देखने में संजीदा लग रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है? होश में आओ, तुम किससे बात कर रहे हो? मरहा को शदीद शौक लगा था। शिजा तो गुमसुम इन दोनों को देख रही थी। कुछ था जो उसके अंदर टूटा था। उसकी आंखों की नमी उस बात का वाज़िया सबूत थी। अचानक उमर का कहाँ गूंजा। शक्लें देखो तुम दोनों अपनी, ऐसे लग रहा है कड़वी दवाई पी ली हो। अब ना उगल रही हो ना निकल रही हो। वैसे भी तुम लोगों को मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ लगता है कि मैं इन काली कलोटी भूतनियों को पसंद करूँगा। उमर, अगर मुझे एक कत्ल वाजिब होता ना तो मैं आज तुम्हें कत्ल कर देती। मरहा को ये मजाक ज़रा भी पसंद नहीं आया था। तुम्हारा तो पता है सर, वाजिद मेरा कत्ल ज़रूर करेंगे अगर मैंने ये असाइनमेंट उनको जमा ना करवाई। उमर एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर सीढ़ियों की रेलिंग फलांगता वहाँ से भागा था। शिजा उसकी चौड़ी पुश्त को दूर तक देखते रह गई थी। अचानक मरहा की चीख बुलंद हुई थी। आसपास तमाम स्टूडेंट्स ने ज़रा गौर से उसकी छोटी सी आफत को देखा, जो चिल्ला के सबको सिटी हब की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर वाली ईमेल दिखा रही थी। जो 6 लोग एक जिम खाना में मौजूद थे। लगता है तुम एक बार फिर अपने चचा और अपनी खाला को ढूंढने में नाकाम हुए हो। मेजर ने टाइगर को ज़रा परेशान देखा तो पूछे बगैर ना रह सका। पैंथर गैंग मेजर के जिम खाने पर वॉकआउट के इरादे से आए थे। उनके कसरती जिस्म सख्त वर्जिश की इक्कासी करते थे। इन सब ने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ था। 6 पैक तो कोई मामूली सी बात थी उनके लिए। वो शार्प शूटर्स की तरह निशाने लगाने पर भी माहिर थे और किसी बॉक्सर की तरह मुकाबले को ढा देने की सलाहियत रखते थे। मुझे उनको किसी भी तरह ढूंढना है। उनका जो भी कर्ज है मुझे उनको वापस करना है, ताकि मेरे बाप की कब्र को ठंडक मिल सके। टाइगर ने मेजर को जवाब दिया था। क्या सिर्फ इसलिए उनको ढूंढ रहे हो? इसके अलावा एक और भी ख्वाहिश थी तुम्हारी वालदा की, क्या उसको पूरा नहीं करोगे? मेजर अब उसकी दिल की आवाज़ सुनना चाह रहे थे।
ज़रूरी नहीं वो लड़की भी मेरी वालदा की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हो सकता है अब तक उसकी कोई शादी हो गई हो या कोई मंगनी वगैरह, नहीं तो उसका कोई बॉयफ्रेंड तो ज़रूर होगा। आजकल की लड़कियां घर के काम करें ना करें, मोहब्बत तो लाजमी करती हैं। टाइगर ने ज़रा तसल्ली से जवाब दिया था। तुम लड़कियों के लिए इतना खफा क्यों हो? मेजर ने परेशानी से टाइगर को देखा था, क्योंकि मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ सभी ना किसी चक्कर में मसरूफ़ थी। खैर छोड़ो, तुम्हें क्या चचा का कोई सुराग नहीं मिला? तुम्हारे बंदे क्या कहते हैं? क्या वो इस बार भी नाकाम लौटे हैं? यूनिवर्सिटी के नाम पे हल्की सी उम्मीद मिली थी। फिक्र नहीं करो, बंदे लगे हुए हैं। अगर तुम्हारी कज़न इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है तो हम उसे ढूंढ लेंगे, मेजर ने टाइगर को तसल्ली दी थी। इस्लाम गनी और हैदर गनी की शादी दो बहनों आबदा कोसर और शुबाना कोसर से हुई थी। हैदर गनी बड़े भाई और इस्लाम गनी छोटे भाई थे। बाप की वफ़ात के बाद इस्लाम साहब ने हैदर को बड़े भाई की नहीं बल्कि बाप की जगह दी थी। तमाम कारोबारी मामलात को हैदर साहब ही देखते थे। इस्लाम साहब को अपने भाई पर पूरा यकीन था। उनके बेगमात में भी आपस में बहुत प्यार था। इस्लाम गनी और आबदा कोसर को अल्लाह ने एक रहमत से नवाजा था। हैदर गनी और शुबाना कोसर के हिस्से में नेमत आई थी। दोनों बहनों ने मिलकर अपनी औलाद की किस्मत का फ़ैसला बहुत खुशी से किया था। अगर नसीब में शायद कुछ और ही था। इस घर का नाम जन्नत की मिसाल देते हुए इस्तेमाल होता था। मगर क़यामत तब आई जब हैदर गनी ने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली और कुल मालियत में से सिर्फ 40% इस्लाम साहब को दिया। इस्लाम साहब अपने सगे भाई के इस धोखे को बर्दाश्त न कर सके और अपना कुंभा लेकर अपने आबाई शहर मुल्तान मुंतकिल हो गए। वक्त के साथ साथ हालात बदल गए। हैदर गनी हार्ट अटैक से अल्लाह को प्यारे हो गए और उनका इकलौता बेटा पढ़ाई के घर से जापान गया हुआ था और वहीं पर बेहतरीन नौकरी पाकर सेट हो गया था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर्स खरीद कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गया था। इंटरनेट की दुनिया उसको वेनम द हैकर के नाम से जानती थी। वालिद की अचानक मौत पर उसे वापस आना पड़ा और कारोबार को देखना पड़ा। उसकी वालदा की भी तबीयत कुछ नासाज थी। शोर के गम ने उनको हलकान कर दिया था। ऊपर से उनकी बहन का दुख और वो माँ जैसी बहन को आखिरी बार देखने की हसरत उनको मज़ीद तड़पा रही थी। अपनी मौत से चंद दिन पहले मिसेस हैदर ने अपने बेटे को उसके बाप हैदर गनी की तमाम धोखाधड़ी के बारे में बताया और आखिरी ख्वाहिश की कि वो अपने चचा और अपनी खाला को ढूंढ ले, अपने बाप का कर्ज अदा करे और जो ख्वाब दोनों बहनों ने मिलकर अपनी औलाद के लिए देखा था उसको पूरा करें। मुस्तजाब हैदर इन तमाम हक़ाइक़ से टूट चुका था। बाप जिसे टूट कर मोहब्बत करता था नहीं जानता था कि उनके लालच ने उन्होंने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। वो हर तरह से अपने चचा की फैमिली को ढूंढना चाहता था, बाप का कर्ज अदा कर सके, पर माँ की आखिरी फैसले की तकमील की सोच उसका कलेजा काट देती थी। वो बिल्कुल तन्हा रह गया था। इस मुल्क से फ़रार चाहता था, वापस जापान जाना चाहता था, अपनी ऐना के पास। माँ बाप के बाद अगर वो किसी से मोहब्बत करता था तो उसकी क्लास फेलो ऐना थी। वो एक जापानीज़ फैमिली से थी। उसका वालिद एक यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी था। मुस्तजाब हैदर एक ज़हीन और खूबरू नौजवान था। बहुत सी लड़कियां उसमें मर मिटने को तैयार थीं, मगर वो इस सब्ज़ आँखों वाली लड़की पर दिल हार गया था। ऐना ज़रा शोख और चंचल तबीयत की मालिक थी। वो मुश्किल से ही संजीदा होती थी। लोगों को तंग करके उसे सुकून मिलता था। मुस्तजाब हैदर ने एक डिबेट कंपटीशन में उसे हरा दिया था। वो मुस्तजाब से बदला लेने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी थी, मगर इसी दौरान इन दोनों के दिल एक दूसरे के साथ धड़कने लगे थे। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो एक वही थी जो मुस्तजाब को अपना आखिरी सहारा लगती थी। मुस्तजाब जब दोबारा जापान वापस गया तो उसे मालूम हुआ कि ऐना बस उसे अपने हार का बदला लेने के लिए मोहब्बत का ड्रामा कर रही थी। असल में तो वो किसी और की गर्लफ्रेंड थी। मुस्तजाब अहमद के कमज़ोर ताबूत में ये आखिरी कील था जो ऐना ने गाड़ा था। ऐना के बाद वो अपने अजीज़ तरीन दोस्त और रूममेट बासित मलिक के साथ पाकिस्तान आ गया था और अपनी IT कंपनी बनाना चाहते था। जापान से उन्होंने अपना तमाम पैसा निकाला और यहाँ से एक छोटी कंपनी की शुरुआत की थी। वो जिस जहाज़ में वापस आ रहे थे, कुछ तालिबान ने उस जहाज़ को यकमाल बना लिया था। वो अपना कोई सरदार जो पाक फौज से पकड़ा गया था उसकी बहाली के लिए पेशकश कर रहे थे। मुस्तजाब और बासित जापान से ही मार्शल आर्ट के दावपेच सीख के आए थे। उनके अलावा 4 अफराद और थे जो उन 12 तालिबान के गिरोह से जहाज़ में मौजूद सवारियों और स्टाफ की जान बचाने में कामयाब हुए थे। मुस्तजाब और बासित IT कंपनी और हैकिंग की दुनिया के अलावा रेसलर्स की तरह लड़ना भी जानते थे।
मुस्तफ़ा पेशे के लिहाज से वकील थे, कराटे में ब्लैक बेल्ट थे। जुनैद खान पेशे के लिहाज से डॉक्टर सर्जन थे। पठान कबीले की वजह से उनके खून में बहादुरी थी और मारधार में काफ़ी माहिर थे। असला चलाने का शौक़ उनको बचपन से ही अपने घराने से मिला था। अकील चौधरी आर्मी रिटायर्ड थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना जिम बनाया था और लड़कियों को कराटे और सेल्फ डिफेंस की फ़ाइट की ट्रेनिंग भी देते थे। ज़ीशान अली SPF ऑफिस पुलिस थे। पुलिस की सख्त ट्रेनिंग ने उनके मजबूत असाब के साथ साथ मुजरिमों के लिए भी उनकी गिरफ्त काफ़ी मजबूत कर दी थी। इस वाक़े के बाद वो अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे थे। दोस्ती गहरी हो गई थी। एक दिन उन्होंने सड़क पर एक बुज़ुर्ग को रोते देखा था। पूछने पर पता चला उनकी बेटी को कुछ गुंडे उठा कर ले गए हैं। उनका बेटा अपनी बहन के पीछे गया तो दोनों की लाशें घर आईं। इन छोटे से सड़क किनारे होटल पर भी कब्जा कर लिया गया था। ये लोग उनके बेटा और बेटी की ज़िंदगी तो वापस नहीं ला सकते थे, मगर उन्होंने उनके होटल को बाजियाब करवाया था और मुजरिमों को उम्र कैद करवा दी थी। इस तरह पैंथर गैंग की इब्तिदा हुई थी। ज़ीशान अली पुलिस में होने के बावजूद अपने बंधे हाथों की वजह से बहुत से नामवर ज़ालिमों को सज़ा दिलवाने में नाकाम थे। रात के अंधेरे में 6 लोग ऐसे मुजरिमों को मौत की नींद सुलाकर शहर का सफाया करते थे। दिन की रोशनी में ये सब अपने अपने पेशे में मसरूफ़ दिखाई देते थे। अब तक ये लोग 90 के करीब मिशन अंजाम दे चुके थे। उनका रिश्ता दोस्ती से बहुत आगे बढ़ गया था। वो दोस्त नहीं भाई थे। सब ने कहीं ना कहीं चोट खाई थी। मुस्तजाब टाइगर द किंग ने अपने वालिद से ज़ख्म खाए थे। बासित मलिक बिग बी की माँ उसको कम उम्री में छोड़ गई थी। उसके बाप की दूसरी बेगम ने बासित को काफ़ी तकलीफ़ में रखा था। उसके सुतेले बहन भाई बासित को कभी कबूल करने को तैयार ना थे। बाज़िल मुस्तफ़ा जूनियर भी के वालिद बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। वालदा ने लोगों के घरों का कामकाज करके उनको पढ़ाया था। स्कॉलरशिप हासिल करके उसने वकालत की डिग्री हासिल की थी। कम उम्र में जब उसके स्कूल के बच्चे उसको मासी का बेटा कह के चढ़ाते थे तो उनसे लड़ता झगड़ता। इसकी वालदा ने एक कराटे टीचर के घर काम करती थी। उसने अपने बेटे की रोज़ की मार कुटाई की आदत के बारे में उनको बताया और दरख्वास्त की कि स्कूल के बाद वो उसको कराटे सिखा दिया करें ताकि वो रोज़ लड़कों से मार खाकर ना आए और इसकी माँ बेफिक्र होकर काम कर सके। अकील चौधरी मेजर ने उस वक्त से पहले ही आर्मी से रिटायरमेंट ले ली थी। उनका जान से भी अजीज़ भाई किसी मुनाफिक और बिकाऊ फौजी जासूस की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गया था। अगरचे आर्मी ने उसकी जासूस को मौत की नींद सुला दिया था, मगर अकील साहब अंदर से टूट गए थे। जुनैद खान JK पठान कबीले में पैदा हुए। उनके वालिद ने उनकी वालदा पर गक करके शादी की थी। पठानी कबीले के रवाज के मुताबिक अगर कोई मर्द किसी लड़की के दरवाजे पर 6 फायर कर दे तो कोई और मर्द इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, तो मजबूरन माँ बाप को इस लड़की की शादी उस मर्द से ही करनी पड़ती है। जुनैद खान हमेशा अपने बाप की वजह से अपनी माँ को तड़पते देखता रहा। उसको ख़ानदान बहुत लड़ाकू और कबीले का सरदार ख़ानदान माना जाता था। बंदूक और मंशात उनका रवायती कारोबार थे। असलहे पर गिरफ्त खासी मजबूत थी, मगर माँ की तरबियत उनको इन हरकतों से बाज रखती थी। उसने अपनी माँ का ख्वाब पूरा करने के लिए MBBS की पढ़ाई की और अपने इलाके का इकलौता डॉक्टर सर्जन बना। अपनी माँ के नाम पर उस इलाके में एक हस्पताल बनाया, लड़कियों की तालीम आम की और भी बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए। ज़ीशान अली जी के वालिदैन की पसंद की शादी थी। वालिद की अचानक इंतकाल के बाद दादा ने उनको घर से बेदखल कर दिया। परेशान वालदा ने फैक्ट्रियों में काम कर कर के अपने बेटे को पढ़ाया था। पुलिस की नौकरी में उनकी शख्सियत में काफ़ी रौब पैदा किया था। वो अपने दादा से अपने किए जाने वाले जुल्म का बदला लेना चाहता था, मगर साबिर माँ की मोहब्बत ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। ये 6 लोग नहीं हैं, ये 6 कहानियाँ थीं। ये 6 लोग नहीं थे, ये 6 कहानियाँ थीं जो दुख थे जो दुनिया ने नहीं सुने थे। 6 लोगों ने ऐसे अपने दुख बांट लिए थे, अपने दुखों के लावे से दुनिया की सफाकियत को ख़ात्मा करने निकले थे। ये सब अपनी अपनी कहानी के कफ्स में कैद थे। सिटी हब की शानदार इमारत में नोटिस बोर्ड पर पार्ट टाइम अटर्नीज़ की लिस्ट आवेज़ा थी। 20 में से 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया था। अप्लाई करने वाले तो सैकड़ों थे, मगर उनमें से 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए चुना गया था और 20 में से 5 को सिटी हब के लिए मुंतखब कर लिया गया था। 2 को बासित मलिक की निगरानी में दे दिया गया था, 2 को अजीम साहब के हवाले कर दिया गया था। मेरा इस्लाम इकलौती को मुस्तजाब हैदर की रुकनियत में दे दिया गया था। दिया नहीं गया था बल्कि लिया गया था। देखा तुम
भी इस ब्यूटीफुल गर्ल के चार्म से इम्प्रेस हो गए हो ना। मुझे और अजीम को दो और ख़ुद एक इकलौती मरहा इस्लाम मुंतखब कर ली। तुम्हारा दिल आ गया है ना। बासित मुस्तजाब के फ़ैसले पर काफ़ी हैरान था। मुंह बंद कर कमीने इंसान, मैंने सिटी हब के फ़ायदे के लिए शैतान की खाला को अपने साथ रखा है। मैं बस इस मगरूर लड़की का गुरूर तोड़ना चाहता हूँ। देखा नहीं कैसे इंटरव्यू में हमारे साथ 2 नंबरी कर गई। मुस्तजाब इस लड़के के मामले में काफ़ी सीरियस था। इस लड़की ने नाम मुझे मिस्टीरियस गर्ल के नाम से अपने मोबाइल में महफूज कर लिया है। वो इसकी काली सी आंखों में छुपी पहेलियाँ बूझना चाहता था। इस लड़की के बाल को अपनी तरफ मुतवज्जो करते थे। उसकी लड़की के बाल उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करते थे। उसकी लंबी गर्दन पर नुमाया तिल उसे एक मम्मा लगता था। उसने अपनी सोचों को झटका, खुद को डपटा। उसको अपना आप ही मिस्टीरियस लगने लगा था। ऐना के बाद उसने जो लड़कियों के लिए राय कायम की थी, शायद अब मरहा इस्लाम इसको बदलने वाली थी। सिटी हब में नए पार्ट टाइम इंटर्नीस के डेस्क सेट कर दिए गए थे। मुस्तजाब हैदर के ऑफिस के बड़ी सी ग्लास विंडो के पीछे वो 5 बिलखसूस मरहा को वाज़िया देखा जा सकता था। वो कीबोर्ड पर प्रोग्रामिंग करने में मसरूफ़ थी। जब बासित ने अपनी शहादत की उंगली से उसका मॉनिटर नॉक किया था। लिटिल गर्ल, कैसा लग रहा है सिटी हब में काम करना? जान पहचान तो हो गई होगी स्टाफ से? जी सर, सब बहुत अच्छा है। मुझे तो सिटी हब बहुत पसंद आया। अब पता नहीं सिटी हब के बासियों को मैं पसंद आई कि नहीं। मरहा ने ग्लास विंडो के पार बैठे इंसान को देखा था। अरे क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? यहाँ तो सब बहुत ही दोस्ताना माहौल में काम करते हैं। लिटिल गर्ल, मुझे बताओ, किसी ने कुछ बोला है तो अभी उसकी शामत ले आता हूँ। बासित इस छोटी सी लड़की से वाकई बहुत अपनायत महसूस करता था। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या इस जगह पर इस्लाम का जवाब देना अच्छा नहीं समझा जाता? क्या लंच टाइम में भी वर्कर्स को काम करने के लिए फ़ोर्स किया जाता है? क्या अटर्नीज़ को ढेर फ़ोटोज़ का कॉपीज़ करने के लिए रखा जाता है? क्या अटर्नीज़ को बार बार बताया जाता है कि वो काम करने आए हैं, यहाँ एंजॉयमेंट के लिए नहीं? मरहा सुबह से होने वाले मुस्तजाब के साथ तमाम वाक़यात बासित को बताने लगी थी। उसको सुबह कोई 100 से ऊपर फ़ोटो कॉपी करने के लिए कागज़ दिए गए थे। फिर वो बर्गर खाने बैठी तो मुस्तजाब हैदरान खड़ा हुआ। लड़की, तुम यहाँ लंच करने किसी होटल में नहीं बैठी। मैंने तुम्हारे सिस्टम पर ईमेल भेजा है। गलतियों को नोट करो और मेरे पास फ़ाइल बना कर लाओ। उसने अब आधा खाया हुआ बर्गर वैसे ही बैग में ठूंसा और काम में जुट गई। वो अपने कुलीग से तारुफ में मसरूफ़ थी। शायद अपने पुराने कारनामे सुना रही थी। स्टेटस पर पड़ा फ़ोन गूंजा। जी सर, वो इतना ही कह पाई थी। फ़ौरन मेरे ऑफिस में आई है। वो नॉक करके जैसे ही अंदर पहुंची, गोला बारूद बनकर बॉस उस पर बरसने लगा था। हमारे यहाँ काम करने के कुछ रूल हैं। आप पर भी लाजिम है कि आप इनको फॉलो करें। इधर उधर फजूल गोई से अपना और हमारा टाइम बर्बाद ना करें। उसने कागज़ और यूएसबी की तरफ इशारा किया था। ये कोटेशन फ्लैश में मौजूद है। वेबसाइट पर इंटर करके 5 मिनट में दिखाएं। 5 मिनट से 6 मिनट नहीं होने चाहिए। कुछ बोलने के लिए उसने लब खोले थे। जल्दी, मुकाबिल की भारी आवाज़ ने उसे बोलने नहीं दिया था। दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर दोबारा काम में गर्क हो गई थी। 10 मिनट बाद दोबारा मुस्तजाब के कमरे में गई थी। यूएसबी उसके आगे की थी। सर, इसका मैं क्या करूं? इसने एक आबरूज खाकर उसे देखा था। तुम जितनी स्पीड से काम कर रही थी, तुम्हें साल लग जाना था। मैंने खुद कंप्लीट कर लिया काम। वो सारे दिन की रोदात रोहानसी होकर बासित को सुना रही थी। मरहा ने एक बार भी ग्लास विंडो के पार बैठे इंसान की तरफ इशारा किया था। क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? मगर एक दिन में वो कैसे फैसला कर सकते हैं कि मैं एक अच्छी अटर्नी नहीं हूँ? मरहा रोने को तैयार थी। ओ लिटिल गर्ल, उसको तुम बॉस नहीं रोबोट समझो। वो पता नहीं, तुम्हें पता है रोबोट में जज्बे नहीं होते। वो जो भी कहता है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। सिंपल। मगर सर, दोनों कान के बीच में दिमाग भी होता है ना। अगर बात वहाँ पर अटक जाए तो फिर? बासित मलिक ने इस बात पर मुस्कुराकर छोटी सी लड़की को देखा था। मैंने कहा ना, उसको रोबोट समझो। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तुम साबित कर चुकी हो कि तुम ज़हीन हो। अब अपने टैलेंट को छोटी मोटी बातों पर ज़ाया मत करो। कोई भी मसला हो मुझे बताओ। उस रोबोट से पंगे लेने से बाज रहना। इसी में सिटी हब की बेहतरी है। मेरा क्या दिमाग ख़राब है कि मैं सोते हुए शेर को जगाऊं? मैं तो बस उस शख्स को इंसान समझने की गलती कर रही थी। मगर अब पता चला कि बासित सैद भी उसको रोबोट कहने की गलती कर रहे हैं।
तो वो चलते फिरते सल्फ्यूरिक एसिड हैं जो किसी को अपनी बातों से जला सकते हैं। बासित के जाने के बाद वो खुद से बुड़बुड़ाई थी। उसको शाम 10 बजे से पहले ये वेबसाइट मुकम्मल करनी थी, चाहे वो घर जाके करती, वरना जिस जहानत को वह साबित कर चुकी थी बकौल मुस्तजाब हैदर, वो एक नाटक तस्वुर की जाती। मुस्तजाब को अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर पीना पसंद था। उसकी माँ ने उसे देसी स्टाइल में कॉफ़ी बनानी सिखाई थी। उसके दोस्त उस पर हंसा करते थे, ये कैसी कॉफ़ी पीता है, मगर वही देसी कॉफ़ी उसको जाने से ज़्यादा अजीज़ थी। मरहा भी शायद चाय की तलाश में कैंटीन की तरफ निकली थी। मुस्तजाब को देखकर रुक गई। वो खुद को एक अच्छी और फर्माबरदार वर्कर साबित करने का सोचने लगी। लाई, मैं आपको कॉफ़ी बना देती हूँ सर। मुकाबिल ने दाएं अब्रू उठाकर उसे देखा था। ज़रूरत नहीं, तुम अपने लिए जो लेने आई हो लो और जाओ यहाँ से। जवाब इतना रुका था कि उसका दिल किया कि यही कॉफ़ी मग उठाकर उसके सर पे उंडेल दे। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ मैं मरहा इस्लाम। तुम्हें किसने कहा था बैंस के आगे बीन बजाने को? वो खुद से बुड़बुड़ाती हुई बासित के पास से गुजरी थी। है तुम लड़की, तुम किसकी शामत बुला के आई हो और भैंस का खिताब किसको दे रही हो? मुँह से तो कुछ ना बोली, मगर रुख मोड़कर कैंटीन में मौजूद उस खपती इंसान को देखने लगी थी। फिर से वही गलती, मैंने कहा था ना उसे रोबोट समझो, और तुम सीधा साधा उसे भैंस बना डाला। अरे पागल, उसको तो दूर दूर से दूध से ताल्लुक़ नहीं है। इसने तो फीडर भी 1 साल की उम्र में छोड़ दिया होगा। वो तो कॉफ़ी भी बिना दूध के पीता है। अलबत्ता तुम इसे सांड कह सकती हो। बासित भी शायद कोई पुराना हिसाब चुकता कर रहा था। बासित के मुंह से उसके लिए तारीफ़ी कलमात सुनकर मरहा इस्लाम की रूह तक ठंडी हो चुकी थी। वो देर तक अपने डेस्क पर बैठी हंसती रही थी। ग्लास वॉल के पार बैठा इंसान उससे अपनी नज़रों के सार में लिए हुए था। यारे मन, मेरे बेतरतीब अल्फाज कुछ भी हों, मेरा तज़किरा तुम हो, मेरी तशरीह तुम हो, मेरी मोहब्बत तुम हो। मरहा सारे दिन की थकी हारी घर पहुंची तो माँ को परेशान देखा। वो माँ की परेशानी से बखूबी वाकिफ़ थी, मगर उसके इख्तियार में नहीं था कि माँ का हाथ पकड़कर उन्हें दुख से निकाल देती। मिसेस इस्लाम कौन से ख्यालों में गुम है? एक इकलौती बेटी के घर आने का जिनको पता भी नहीं चला। अभी मेरी जगह मिस्टर इस्लाम आते तो आप उनकी राहों में फूल लेके खड़ी होती। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। उसकी बेतुकी तान पर माँ ज़रा सा मुस्कुराई थी। कितनी बार कहा है तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? अच्छी खासी तो आमदनी है, घर के काम नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ क्या कोई मुलाजिम जाना है? माँ की डांट का उस पर जो रत्ती बर असर हुआ हो। नहीं, मेरे साथ मासी नहीं जाएगी, बल्कि मुझे लेने तो शहजादा आएगा ना, जो ना मुंह दिखाई में मुलाजमों की लंबी लाइन लगा देगा। सुबह उठते मुलाजमा मेरे लिए जूस का गिलास पकड़ कर तैयार होगी। संगे मरगमर पर पाँव रखूँगी। मुलायम सा जूता मेरे पाँव में पहना दिया जाएगा। मेरे फ्रेश होकर आने से पहले दूसरी मुलाजमा मेरे लिए चाय और नाश्ता लेकर तैयार खड़ी होगी। नाश्ते में तरह तरह के खाने होंगे। मुझे मलमल का लंबा सा खूबसूरत सा गाउन पहनाया जाएगा। इससे पहले कि वो अपने मुकम्मल खामों को मुकम्मल करती, माँ के एक जुमले ने उसकी बोलती बंद करवा दी थी। कल सुरैया बेगम से कहती हूँ कोई मुनासिब रिश्ता ढूंढे। तुम्हारी ज़ुबान जिस हिसाब से लंबी होती जा रही है, कुछ सालों तक शहजादा तो क्या कोई जमादार भी इस घर नहीं आएगा। अम्मी, आपको कदर ही नहीं है। वो जमादार के नाम से चिढ़ गई थी। एक दुनिया मुझे हेल्थ क्वीन के नाम से जानती है। इस हील पर तुम्हें तुम्हारी टांगें तोड़ के बिठाऊंगी। उसी हेल्प पर तुम्हें तुम्हारी टांगें तोड़ के बिठाऊंगी। फिर जहन्नुम के बासियों से भीख मांगती रहना। वो जो अपने फ़न पर बहुत नाजा थी, इतना सा मुँह लेके कमरे की तरफ चल पड़ी थी। वो अपनी 15 मिनट के ब्रेक में हाथ में सैंडविच ले खाने को तैयार थी जब मुस्तजाब ने कैंटीन की तरफ जाते हुए उसके कानों में मौजूद हेयर बैंड देखकर खफ़त से उसके बेंच को बजाया था। मोहतरमा, आप यहाँ डिस्को सुनने नहीं आती, काम करने आती हैं। जल्दी जल्दी खाएं और काम की तरफ तवज्जो दें। आपकी गलत प्रोग्रामिंग मेरे पूरे एम्पायर का तासुर गलत दे सकती है। इतने से अरसे में कोई 12वीं दफ़ा हुआ था कि मुस्तजाब उसे इसी तरह हैंड फ्री लगाने से मना किया था। हाजी साहब, जैसे एम्पायर मेरे नातवा कंधों पे खड़ी है। वो इससे पहले कि खुद से बातें करती हुई दोबारा खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। मुस्तजाब उन्हीं कदमों पे वापस घूमा था। मुझे तुमने वेब पेज डिज़ाइन किया था, उसको ख़रीदने के लिए कल एक पार्टी आ रही है। अपनी प्रेजेंटेशन को परफेक्ट रखना
और ज़रा ढंग के हुलिये में आना। ये जीन्स और कुर्ते में प्रोफेशनल्स वाली लुक नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर वर्कर अपने काम को लेकर इंतहाई संजीदा नज़र है। कपड़े ख़रीदने के लिए पैसे ना हो तो मुझसे ले लेना। इस करख लहजे पे वो कुछ कहती मुस्तजाब फिर से कोई गरम वैक्स उसके कानों में उंडेली। और हाँ, अपनी उन जुल्फ़ों को किसी रस्सी से बांध के आना, इधर उधर उड़ती हुई नज़र ना आए। हो सके तो 10 रुपये की पोनी डाल आना। इसका मतलब है कि आपका सारा ध्यान आजकल मुझ पर ही है। शायद सिटी हब में काम की कमी हो गई है। मेरे बाल तक आपकी नज़र में है। अपनी बात मुकम्मल की जाने ही वाला था कि मरहा के सख्त अल्फाजों ने उसके कदम रोक लिए थे। आपको किसी ने अपने बॉस से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई? शायद मुझे आपको काम के साथ साथ तमीज़ की भी एक्स्ट्रा क्लास देनी होगी। मुझसे ज़्यादा तो इन क्लासेस की शायद किसी और को ज़रूरत है। क्या कहा तुमने? एक दफ़ा दोबारा कहो। मुस्तजाब अब की बार ज़रा गुस्से में बोला था। नहीं, आपको नहीं कह रही, मैं तो असद को कह रही हूँ। असद जो पास कोई फाइल का फ़ोटो कॉपी करने ले जा रहा था, अपना नाम सुनकर रुका था, जैसे कह रहा हो अब मैंने क्या कर दिया। जानता हूँ मैं अच्छे से किसको कहा है। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं कि तुम जैसी शैतान की खाला पर ज़ाया करूं। अगर प्रेजेंटेशन परफेक्ट ना हुई तो पार्टी ने वेबसाइट ना ख़रीदी तो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने के साथ साथ तुम्हारे इस मोबाइल और हैंड फ्री को भी किसी गटर में फेंक आऊँगा। अपने इकलौते मोबाइल और हैंड फ्री के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकती थी। फ़ौरन से सीधी होकर बैठ गई और ख़ुद को काम में मसरूफ़ ज़ाहिर करने लगी। आखिर मैं इस लड़की को क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ? उसकी तेज़ चलती ज़ुबान की वजह से ये लड़की मुझसे ज़ाया हो जाएगी किसी दिन। बासित उसके अज़ाइम भांपते हुए खिल के मुस्कुराया था। शेरनी लगती है ये लड़की, तेरे जैसे सांड को भी उसने नट डाल दिया है। जियो शहज़ादी। बासित बहुत चहक रहा था। इससे पहले कि तुझे भी उसके साथ गटर में फेंक दूँ, दफ़ा हो जाए यहाँ से। मुस्तजाब का गुस्से से भरा चेहरा देख के वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। मरहा के पास से गुजरते हुए बोला, जियो लड़की, तुम तो आज छा गई हो। शाद रहो, आबाद रहो। वो नासमझी से उसको देखने लगी और कंधे उचकाकर दोबारा काम में लग गई। वो 6 लोग आज फिर चाचा फजल के ढाबे पे मौजूद थे। काशी गैंग के खिलाफ कोई ठोस मंसूबा बना रहे थे। आजकल कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। शायद कोई बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने वाला है। वो इस मॉल की ऑनलाइन सर्विस भी देना चाहता है। वो अपने ऑफिशियल कामों के लिए जो गैर कानूनी तरीके से होने वाले बाज़िल को मुंतखब कर चुका था। रही ऑनलाइन सर्विस की बात तो टाइगर तुम उससे कायल कर सकोगे, लेकिन उसका सर भी हमारी गिरफ्त में हो और धड़ भी। मेजर इन सब को मिशन की हिदायत दे रहा था। मैं पहले ही वेब पेज डिज़ाइन कर चुका हूँ। वो सुबह सिटी हब आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि शैतान की खाला उसे कायल कर लेगी। वो बेध्यानी में बोला था। ये तुम किस मासी खाला का जिक्र कर रहे हो? जुनैद ने फ़ौरन पूछा था। वो शर्मिंदा होकर कान खुजाने लगा था। पुरानी आदत थी, कहीं अटक जाता था तो बाएं कान की लो पकड़कर नीचे को खींचता था। अपने दोस्त के भी कान खींचकर उनको चढ़ाना था। मुझे लगता है किसी लड़की का जिक्र है। बासित यार, हमें भी मिलाओ इस माई की लाल से, बाज़िल बोला था। अब वो सब मिलकर उसका बैंड बजाने वाले थे। बासित उसकी मरहा के साथ किसे उनको सुनाता रहता। वो सब इस लड़की से बेताबी से मिलना चाहते थे, मगर मुस्तजाब ऐसा नहीं चाहता था। जानता है ना, ये सब मरहा के सामने उसका रिकॉर्ड लगा देंगे। आज यूनिवर्सिटी में कल्चरल डे की निस्बत से सब तलबा थीम कलर की निस्बत से तैयार होकर आ रहे थे। मरहा के डिपार्टमेंट का थीम कलर रेड था। खूबसूरत सी लंबी रेशमी सुर्ख फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा और बड़ा सा रेशमी दुपट्टा, जिसके बॉर्डर पर खूबसूरती से गोटे किनारी का काम हुआ था। दुपट्टे पर जड़े शीशे कपड़े की नफासत को और निखार रहे थे। लंबे बाल जो उसकी तवज्जो को तरसते थे, आज शिजा की बदौलत और भी खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि शिजा उसको ज़बरदस्ती पॉलर ले गई थी। ज्वेलरी के नाम पर गले में छोटा सा पेंडेंट, कानों में खूबसूरत से मोती और दाईं हाथ की पहली उंगली में एक नाजुक सी रिंग जिसमें सिर्फ एक ही मोती जड़ा हुआ था। बालों की फ्रेंच टेल बनाकर वो ऊंची पोनी में बालों को बांध रखा था। बाल तरीके से बंधे थे, इसलिए उसकी गर्दन का तिल चांद पर दाग की सूरत नज़र आ रहा था। ये सादा सी लड़की इन तमाम लड़कियों से बेहद खूबसूरत लग रही थी, जो 2 घंटे की तैयारी के बाद जाकर तैयार हुई थी। वो सहज सहज कर चलती अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी और दूर कहीं
बैठे उमर की हार्ट बीट मिस हुई थी। जी मुझे लगता है आपने पहले भी मैंने आपको कहीं देखा है, कहीं बाहर ही देखा होगा। इतनी खूबसूरत लड़की हमारी यूनिवर्सिटी में तो नहीं है। बको मत, जल्दी जल्दी, मैं पहले ही लेट हूँ। वो उमर के सामने खफीफ सा मुस्कुराई थी। पूरा दिन उसने अपने गिर्द उमर की नज़रों की तपिश महसूस की थी, मगर हाँ, कोई और भी था जो वो सब नोट कर रहा था। मुझे लगता है उमर तुम्हें इंटरेस्टेड है, शिजा ने रूखे से अंदाज से कहा था। मजाक कर रही हो? बेवकूफ़ समझाए मुझे। उसके तो हर रोज़ नए ड्रामे होते हैं, हर दूसरी लड़की पर तो उसका दिल आ जाता है, मरहा ने बेजादे से कहा था। अगर तुम्हारे लिए सच में संजीदा हुआ तो शिजा शायद उसका दिल टटोल रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। मैं शादी उससे करूंगी जो मेरे साथ मेरे माँ बाप को भी प्यार कर सके। मैं अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। दूसरे लफ्ज़ों में, मुझे शौहर नहीं, घर दामाद चाहिए। मरहा बहुत इंसानियत से बोली थी। मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मगर फिर लगता है अपने जज्बों को ज़ुबान दूँ तो दोस्ती से भी जाऊँगा। मुझे गवारा नहीं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। कभी एक ना एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर अपने दिल का हाल सुनाऊंगा, लेकिन शायद अभी वक्त मुनासिब नहीं है। पहले मुझे तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत डालनी होगी ताकि तुम इनकार ना कर सको। उमर इन दोनों की बातें सुनते हुए अपने बेकाबू होते दिल को समझा रहा था। तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। मरहा काफ़ी लेट हो चुकी थी। आज उसकी सिटी हब में पहली और बहुत अहम प्रेजेंटेशन थी। वो ज़रा जल्दी पहुंचना चाहती थी, मगर 2 बज चुके थे। शिजा पहले ही जा चुकी थी। अमूमन वो इसी के गाड़ी में ऑफिस जाया करती थी, वरना कैब ले लेती थी। आज मौसम की ख़राबी की वजह से राइड भी मिलना मुश्किल थी। वो परेशानी में सड़क के किनारे खड़ी थी कि अचानक गाड़ी आकर उसके करीब रुकी और लिफ्ट की ऑफ़र हुई। उसने शुक्र अदा किया और झट से गाड़ी में बैठ गई। शुक्र है यार उमर, तुम इस बार बारे रहमत का फरिश्ता बन के आ गए। तुम्हें पता है मैं बहुत परेशान थी, जितना आज जल्दी पहुंचना था उतना ही लेट हुई हूँ। मरहा गाड़ी में बैठते ही शुक्रिया अदा करने लगी थी। आप बस एक हुक्म किया करें, गुलाम हाजिर हो जाएगा। अगर मैं खूबसूरत लड़कियों के काम आऊँगा तो मुझे लगेगा मेरी ज़िंदगी सफल है। गाड़ी ध्यान से चलाओ, तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है हम ऑफिस नहीं बल्कि अस्पताल तक लाजमी पहुँच जाएंगे। उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए मरहा ने उसकी तवज्जो दूसरी तरफ करवाई थी। फिक्र ना करो लड़की, मुझे अभी मरने का कोई शौक़ नहीं हुआ। वैसे भी मैंने देखा ही क्या है। अभी तो मैंने एक अदद खूबसूरत बीवी भी पटानी है, कम से कम 10-12 बच्चे। फिर शुरू हो गई ना तुम्हारी बकवास। अब अगर तुमने एक और लफ्ज़ भी फिजूल बोला तो मैं तुम्हें गाड़ी से धिक्का दे दूँगी और तुम्हारी गाड़ी को अगवा करके ले जाऊँगी। मरहा चिढ़ के बोली थी, और अब उमर की 2 मानी बातों का वो अब मफहूम समझने लगी थी। शिजा की बातों ने उसके वहम को आज सच साबित कर दिया था। मुस्तजाब अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी कर रहा था जब उसकी नज़र में मरहा पड़ी थी। वो गाड़ी से उतरते हुए उमर को हाथ से बाय का इशारा कर रही थी। वो उस पर एक खफीफ सी नज़र डालकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता, मरहा भागते हुए दरवाजे के सामने आई थी। मुस्तजाब को देखकर लम्हे के लिए रुक गई थी। मिस, आप अंदर आएंगी कि आपके लिए कोई सरसों का तेल उंडेला जाए? जी। उसने ना समझी से मुस्तजाब को देखा था। जब दुल्हन पहली बार घर आती है तो दहलीज पर तेल डालना चाहता है ना। मुझे लगा शायद आपके भी यही इरादे हैं। आप भी बिल्कुल आज दुल्हन बन के आई हैं। कल ही आई थी, बस दूल्हा नज़र नहीं आ रहा था साथ। मुस्तजाब ने उसकी रेड फ्रॉक पर चोट की थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, मुकाबिल फिर से बोला था, मैंने कहा था प्रोफेशनल ड्रेस पहनकर आएंगी। आप ये टेंट किस खुशी में ओढ़ आई हैं? मेरी यूनिवर्सिटी में आज कल्चरल डे था, लेट हो गई थी तो चेंज करने का टाइम नहीं मिला। मेरे पास कपड़े हैं इस बैग में। वो रोहानसी हुई थी। इतना टाइम गाड़ी से उतरते हुए बातें करते हुए लगाया है, बाकी ये सब ना करती तो जल्दी पहुंच जाती। मुस्तजाब को उसके साथ लड़का पसंद नहीं आया था। वो बात मुकम्मल करके अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। अपने डेस्क पर जाते ही वो प्रेजेंटेशन की दोहराई करने लगी थी। ग्लास वॉल के पार बैठा इंसान आज अपनी आंखों को बेकाबू महसूस कर रहा था। बालों को ऊंची पोनी टेल में बांधने की वजह से उसकी गर्दन का तिल नुमाया था। यही मुस्तजाब के लिए कमज़ोर लम्हा था। तेरी गर्दन के इस तिल पर फिदा मशरकी तहजीब सारी। इससे पहले कि वो कपड़े चेंज करती, उसे पार्टी के पहुंचने की इत्तला मिली थी। वो इसी हुलिये में मीटिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। मेहमानों को पहले चाय सर्व की गई थी। मेन चेयर पर मुस्तजाब हैदर बैठे थे, साथ ही दाएं तरफ बासित, मरहा और अजीम साहब बैठे थे। सामने की कुर्सियों पर पार्टी बी के लोग मौजूद थे। पार्टी बी के लीडर की नज़र मरहा के चेहरे पर ही जमी हुई थी।
अपने जज्बों का कोई नाम नहीं देता, मगर उसको गवारा कब तक कि कोई और भी उसको अपनी नज़रों में रखे। अगर ये सब तैयार है तो शुरू करें, उसने काशिफ की आंखों में आंखें डाल के कहा था। वो सटपटा गया जैसे चोरी पकड़ी गई हो। जी जी ज़रूर, इतना ही कह पाया। मीटिंग का आगाज़ हुआ और वो अपने धड़कते दिल के साथ प्रेजेंटेशन देने के लिए डाइस पे आई थी। 20 मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद उसको बैठने का इशारा किया गया था। मुख्तसर से बातचीत के बाद पार्टी बी से उनका फैसला पूछा गया था। डिज़ाइनिंग तो अच्छी है पेज की, मगर मैंने वाजिया कहा था कि मुझे हर आइटम के लिए अलग अलग पार्टीशन चाहिए। मगर मुझे लगता है आपने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक पेज डिज़ाइन नहीं किया है। काशिफ साहब खुश नज़र नहीं आ रहे थे। हम दोबारा बना देते हैं और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अब गलती नहीं होगी। बासत ने बात संभालने की कोशिश की थी। दोबारा आने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं हर किसी को दूसरा मौका देने का कायल नहीं हूँ। मुस्तजाब हैदर इस सारे मामले में चुप था। मरहा अलग परेशान नज़र आ रही थी। मेरा कैरियर तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म। मरहा ने परेशान नज़र माहौल का जायज़ा लिया था। पार्टी दी के लोग जाने के लिए कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे। बासित उनको कायल कर रहा था, मगर वो किसी सूरत बात सुनने को तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वो दरवाजे की तरफ बढ़ते, अचानक मरहा की आवाज़ सुनाई दी थी। सर, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देना पसंद करेंगे? काशिफ साहब ने नासमझी से उस लड़की को देखा था। असल में सर, आज मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी। मैं आपको हमेशा याद रखना चाहती हूँ। अगर ये लोग मुझे यहाँ से निकाल दे तब भी याद रखूँगी कि आपकी वजह से निकाला गया था। अगर आप दोबारा मौका देंगे तो याद रखूँगी कि आप ही की वजह से मुझे यहाँ रहने का मौका मिला। इन शॉर्ट, मेरा करियर अब आपके हाथ में है। वैसे ऑटोग्राफ मारने की एक वजह और भी है। मैं आपसे वाकई बहुत मुतासिर हुई हूँ। आपका ताल्लुक आईटी से नहीं है, फिर भी आपने बारीक बीनी से हर चीज़ का जायज़ा लिया। आप वाकई में एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। अब की बार मुस्तजाब हैदर बोलने के लिए उनकी तरफ बढ़े थे। अगर इससे पहले काशिफ की आवाज़ सुनाई दी थी। मुस्तजाब, मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो नहीं पसंद आई, मगर इस लड़की की पूरे इत्मीनान पसंद आई है। हम दोबारा मौका देते हैं, मगर सिर्फ 20 मिनट। हम लंच ब्रेक के बाद इसी जगह मिलेंगे। उस कमरे में तमाम ज़ीरो हैरान थे। मुस्तजाब को मुस्कुराते हुए मरहा ने पहली बार देखा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल वैसे ही डिम्पल पड़ता था जैसे उसके वालिद के चेहरे पर। वो इसकी मुस्कुराहट को ठहर कर देख रही थी या वक्त रुकने का इंतज़ार कर रही थी। बासित ने गुड जॉब कहा और सख्ता टूटा था। 20 मिनट के बाद प्रेजेंटेशन को अप्रूवल मिल गया। प्रोजेक्ट सिटी हब के हिस्से में आया था। वहाँ जश्न का सा समा था। मुस्तजाब ने फ़ौरन पैंथर गैंग के ग्रुप में मैसेज किया था, डील डन। तुमने आज वाकई में बहादुरी का काम किया लड़की। आलिजा, तुमसे खुश हुए। मांगो, क्या मांगती हो? बासित आज इस बादशाह की तरह खुश था जिसको बगैर जंग के ही फतह हुई हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो कनीज़ का फ़र्ज़ था। उसने कनीज़ों की तरह सर को खम किया था। मौसम काफ़ी ख़राब था। इस तरह के मौसम में घर जाना मुमकिन नहीं। वो परेशान से अपने डेस्क पर बैठी थी। मुस्तजाब उसके ऐन बराबर आके कुर्सी पर बैठा था। हाथ में पकड़े 2 कॉफ़ी मग से एक मग उसकी तरफ किया था। मरहा ने हैरानगी से मुस्तजाब को देखा। आज पहली बार वो उसके पास बैठा था। ऐसे क्या देख रही हो? जहर नहीं मिलाया? वैसे अभी भी ज़रूरत है तुम्हारी। तुमने आज एक अच्छा काम किया है। सोचा तुम्हें इनाम दिया जाए। तुम खुशकिस्मत हो, मैंने आज तक किसी के लिए कॉफ़ी नहीं बनाई। यह एजाज़ फ़क्त तुम्हारे हिस्से में आया है। एक बार फिर उसके डिम्पल नुमाया हुए थे। वो एक बार फिर सख्ते में चली गई थी। दुआ है वो लम्हे जिनमें तुम मुस्कुराओ वो साकिन ठहरे। मरहा के दिल ने सरगोशी की थी। उसने बेध्यानी में मग उठाया था। गर्म कॉफ़ी झलक कर उसके हाथ पे गिर गई थी और उसका सख्ता टूटा था। उसकी हल्की सी चीख उभरी। मुस्तजाब बिजली की तेज़ी से उठकर उसके हाथ अपने हाथ में ले चुका था। लड़की पागल हो गई हो, हाथ होती है यार। वो इसे खींचकर अपने साथ किचन में सिंक की तरफ ले गया था। वो किसी ट्रांस की कैफियत में उसके पीछे पीछे चलती रही। उसे अपने हाथ पर जलन का एहसास तक नहीं हो रहा था, मगर मुकाबल का दिल ज़रूर जल रहा था। ठंडे पानी के नीचे हाथ तो मरहा का था, मगर ठंडक मुस्तजाब के दिल को मिल रही थी। उसने उसको किचन में मौजूद कुर्सी पर बिठाया और तेज़ी से किचन में कैबिनेट में कुछ टटोलने लगा। कहाँ रख दी यार? यही तो अरेंजमेंट होनी चाहिए। बिलाखिर उसे अपने मतलब की चीज़ मिली। वो कुर्सी पर बैठी पत्थर की मूरत की तरफ बढ़ा था। अब पैरों के बल कुर्सी के पास नीचे बैठा। उसने फिर मरहा का हाथ अपने हाथ में लिया था। मरहा ने उसके हाथ की गरमाइश अपने अंदर उतरती महसूस की थी। उसने बहुत नरमी से उसके जले हुए हाथ पर क्रीम की तह लगाई, फिर फूंक मारकर ज़ख्म को अपने सांसों की हरारत देने लगा था। मरहा दिल बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा था। मरहा का दिल बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा था। मुस्तजाब उसकी तेज़ धड़कन महसूस करते हुए अपने तेज़ धड़कते दिल को समझने से कासिर था।
वो फिर पीछे हुआ और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो वैसे ही पत्थर की मूरत बनी साकिन बैठी अपने हाथों को देखती रही। मुस्तजाब ने आते अपने दिल पे हाथ रखा था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे बेकाबू क्यों होते जा रहे हो? इसकी आंखें तुम्हें अपनी तरफ बुलाती हैं, उसके बाल तुम्हें पागल कर देते हैं, और वो उसकी गर्दन का तिल, उससे भी तो तुम मदहोश होते हो। क्या मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ? मुस्तजाब, क्या तुम नहीं जानते तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसको तुमसे छीन लिया जाता है, बाप या माँ या ऐना। क्या तुम अभी भी एक और तजर्बे में पढ़ना चाहते हो? एकदम ज़ोर से बिजली गरजने की आवाज़ और झलक के साथ बिजली चली गई। उसे एक चीख सुनाई दी थी। इस वक्त ऑफिस में 2 ही लोग मौजूद थे। मौसम की ख़राबी की वजह से सब लोग जा चुके थे। वो दोनों ही उस प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी मसरूफ़ थे। वक्त का एहसास तक नहीं हुआ था। हर तरफ अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च ऑन की और वो चीख कर की तरफ भागा था। अचानक से कोई रूह इससे टकराया था। टकराने वाला इस्लाम से शायद वाकिफ़ था। सर, लाइट चली गई है, मुझे डर लग रहा है। वो इससे चिपकी हुई थी। मुस्तजाब ने अपने बाजू उसके गिर्द हायल करना चाहा, मगर एकदम पूरा हॉल रोशन हो गया। जनरेटर चला दिए गए थे। वो एक झटके से पीछे हुई थी। उसकी शर्मिंदगी देखते हुए एकदम बोला, तो शैतान की खाला अंधेरे से डरती है। उसको चुप पाकर वो फिर गोया हुआ था। आज कैब से मत जाना, मौसम ख़राब है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। दूर कहीं मगरिब की अज़ान सुनाई दी थी। ठीक है सर, क्या आप मुझे 10 मिनट देंगे? नमाज़ पढ़ लूँ, घर जाते जाते कज़ा हो जाएगी। तुम नमाज भी पढ़ती हो? मुकाबिल के सवाल पर वो हैरान हुई थी। जी, सब पढ़ते हैं। क्या आप नहीं पढ़ते? नहीं, मैं नहीं पढ़ता। मुझे सब कुछ बगैर दुआ के ही मिल जाता है। वैसे भी वो तो खुदा है, हर जगह मौजूद है। उसे कभी भी किसी भी हालत में मांगा जा सकता है। नमाज ज़रूरी तो नहीं। अब की बार वो काफ़ी हैरान हुई थी। मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ती कि मैं उससे मांगती हूँ, इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझ पे फ़र्ज़ है और मुझे सुकून मिलता है। वैसे भी कुछ मांगना भी हो तो देने वाले के दरबार में जाके ही मांगना पड़ता है। मांगने का भी मज़ा आता है और देने वाले को देने का भी मज़ा आता है। वो कहते हुए वज़ू के लिए बढ़ गई थी। उसने किचन में जाए नमाज बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई थी। मुस्तजाब खिड़की से उसको देखता रहा। बहुत अरसे बाद उसने नमाज पढ़ते हुए किसी को देखा था। जापान जाकर वो अपने मज़हब से काफ़ी दूर हुआ था। वो अपने रब से खफा हो गया था। माँ बाप छीन लिए और ऐना भी तो चली गई थी। वो हर तरफ से शैतान के बहकावे में जकड़ा हुआ था, मगर ये लड़की उसका हसार तोड़ने के लिए तैयार थी। मरहा ने दुआ के लिए हाथ उठाए। मुस्तजाब का दिल किया वो जो मांगे उसके हाथ गिरने से पहले वो उसे मिल जाए। वो घर जाने के लिए उसकी गाड़ी में मौजूद थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइव कर रहा था। संजीदा मिजाज तो वो शुरू से ही था, मगर वो अब कुछ उदास नज़र आ रहा था। मरहा ने अपने बैग से मोबाइल निकाला, हैंड फ्री कानों में लगाकर एक नज़र उसको देखा और रुख मोड़कर विंडो के पार देखने लगी। मौसम ख़राबी की वजह से सड़क में बहुत रश था। शायद सभी को घर आज पहुंचने की बहुत जल्दी थी। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। मुस्तजाब ने उसको देखा। उसे जैसे कोई चिढ़ थी उसके हैंड फ्री से। ये आखिर तुम हर वक्त क्या सुनती रहती हो? मुस्तजाब ने उसके कान से एक साइड का एयरपॉड खींचा और अपने कान में लगाया। वो उसके हरकत पर शॉक हुई थी। पहले वो उसकी नज़र भर कर देखता भी नहीं था और अब उसके हर पल करीब होता जा रहा था। वो जो अपनी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे क़ुव्वत फ़ैसला और इल्म दिया, और नेकाकारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और इस औरत ने जिस घर में वो था उसे वरगलाया और दरवाजे बंद कर लिए और बोली, आ भी जाओ। उसने कहा, अल्लाह की पनाह, मेरे आका ने मुझे बेहतरीन जगह दी है। बेशक जालिम फला नहीं पाते। एयरपोर्ट से आती हुई आवाज़ ने उसने मुकाबिल को साकित होकर देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो, इन अल्फाज का क्या मतलब है? मुझे कुरान पाक तफसीर से पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए जब भी टाइम मिलता है मैं सुन लेती हूँ। तुम अपने रब से बहुत मोहब्बत करती हो ना? हाँ, बहुत। क्यों ऐसा किया है रब में? क्यों ऐसा क्या है रब में? मेरे रब में वो तमाम सफ़ात हैं जो कि उससे मोहब्बत की जाए। मसलन एक और सवार, बहुत सी सफ़ात, जैसे सूरह यूसुफ में ही मिसाल ले लें। ये जो आपने अभी आयात सुनी है सूरह यूसुफ की हैं। सर, आपको पता है मैंने सूरह यूसुफ से क्या सीखा? ग्रुप मोड़ कर उसकी तरफ बैठ गई थी। वो रुख मोड़ कर उसकी तरफ बैठ गई थी। ग्रीन सिग्नल ऑन हुआ, गाड़ी फिर से चलने लगी। मैंने सीखा है बीमारों को शिफा दी जाती हो, ज़ख़म भर दिए जाते हैं,
ज़ालिमों की शफ़ाक़त अया हो जाती है, खोए हुए मिल जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में तब्दील हो जाती हैं, गम खुशियों में बदल दिए जाते हैं, बेशक सब अल्लाह के हुक्म से। क्या सच में खोए हुए मिल जाते हैं मरहा? वो किसी वजह से इस नुक्ते की यकीन दहानी करना चाहता था। जी हाँ, मुझे यकीन है। क्या तुम मुझे कुरान सिखाओगी? कुरान को सीखा नहीं जाता सर, समझा जाता है। तो फिर क्या तुम मुझे समझाओगी? कोशिश करूँगी, क्योंकि कुरान के आयात पहेलियाँ हैं और हर किसी को पहले अपने तरीके से ही हल करना होती हैं। मुझे नहीं लगता मैं अकेले इसको हल कर सकूँगा। हम अकेले कभी नहीं होते मुस्तजाब हैदर। अल्लाह हमारे साथ हर जगह होता है, और फिर उसको अल्लाह का साथ मिल जाए, वो कभी अकेला नहीं रहता। वो ईशा की नमाज़ पढ़ लेती थी। उसे मुस्तजाब की बातें याद आई। जब ऐप से वो ख़ुद तफसीर सीख रही थी, उसने वो लिंक्स मुस्तजाब को सेंड किया था। मुस्तजाब अभी भी लेट कर लैपटॉप के सामने बैठा कुछ मसरूफ़ सा दिखाई देता था। उसके मोबाइल फ़ोन पे ट्यून सुनाई दी थी। मरहा का नाम देख के वो चौंक गया। मैसेज ओपन किया तो वो एक लिंक था। उसने ऐप ओपन की। वो समझ गया कि मरहा क्या चाहती है। उसने ऐप को अपने सेल फ़ोन में इंस्टॉल किया। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। होम पेज पर लिखी आयत को पढ़ा। पहले पेज पर अल्लाह की वहदानियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बारे में लिखा था। फिर नमाज का सेक्शन था। वज़ू के फ़राइज़, तरीका वज़ू एहसन तरीके से बयान किया गया था, और फिर तरीका नमाज दर्ज था। वो फ़ैसला कर चुका था। क्या वो अपने दीन को समझेगा, उस पर अमल करेगा। उसने इस ऐप की बानी कारी दस्तगीर अहमद के बारे में सर्च की। शायद उनसे मिलने का इरादा रखता था। यूनिवर्सिटी में इम्तहानात शुरू होने वाले थे। वो अपने नोट्स बनाने में बहुत मसरूफ़ थी। उमर ने उसके आगे चंद फाइल्स रखी। उसने अप्रोच कर उमर को देखा था। तुम आजकल ऑफिस के कामों की वजह से काफ़ी मसरूफ़ होती हो। मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे, तो सोचा तुम्हें भी मदद कर दूं। सच कह रहे हो? शुक्रिया बहुत यार, मैं वाकई कोई भी नोट्स मुकम्मल नहीं कर पाई। मरहा काफ़ी खुश हुई थी। जाओ, क्या याद रखोगे, किसी सखी से पाला पड़ा था। उमर ने शाने बेनियाजी से जवाब दिया था। बासित आज काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। उसकी बेचैनी देखकर मरहा पूछे बगैर नहीं रह सकी। खैरियत है सर, क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान हैं। आज हमारे ऑफिस में 4 फितने आ रहे हैं, और जब भी वो ऑफिस आते हैं तो ऑफिस को तहस नहस कर जाते हैं। कौन है वो, और क्या मुस्तजाब सर उनको कुछ नहीं कहते? बासित सरगोशी करने के अंदाज में उसके करीब हुआ था। देखो लड़की, किसी को बताना मत। वो 4 मुस्तजाब के सुतेले भाई हैं। वो हर साल के आखिर में इस्ताब करने आते हैं और सारी जमा पूंजी ले जाते हैं। मुस्तजाब बेचारे जो मर्जी कर लें, उनको नहीं रोक सकते। मरहब शौक में थी, मगर इस बार सबको रोकना होगा। कंपनी के पास इतना पैसा नहीं। अगर इस बार भी वो पैसा लेंगे तो कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। तमाम वर्कर्स का रिज़्क छीन जाएगा। कंपनी बंद करनी पड़ेगी। बासित ने परेशानी से माथे को छुआ था। सर आप फिक्र ना करें, इस दफ़ा मैं उनको मुस्तजाब सर के पास जाने ही नहीं दूंगी। एक दफ़ा तो मैं उनको रोक सकती हूँ, मगर आपको इस काम का उनके काम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बासित के चेहरे पर शरारत चमकी। उसने 4 मर्दों की तस्वीरें दिखाई। उनकी पर्सनालिटी में बला की कशिश थी। उसे जैसे यकीन आ गया था ये सब मुस्तजाब के ही भाई हो सकते हैं। बासित अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। वो एक पार्सल वसूल करने रिसेप्शन पर गई थी। वो 4 मर्द उसको आते दिखाई दिए। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, वो फ़ौरन उनके मुकाबिल हुई थी। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? वकील साहब ने पूछा था। आप क्यों उनको तंग करने आ जाते हैं? इन कौन? जी, मैंने पूछा। मुस्तजाब हैदर, मेरे बॉस, और कौन? वो इस लड़की को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई लड़की उनकी टकराई ही ना हो। फिर वो भागकर उनके सामने आ खड़ी हुई थी। देखिए, मेरे अब्बा कहते हैं बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करते। आप शराफत से यहाँ से चले जाएं। मैं आपके इरादे आज पूरे होने नहीं दूंगी। अच्छा, अम्मी क्या कहती हैं? वो नहीं बताया आपने? बासिल बोला था। अम्मी कहती हैं अगर कोई बगैर इजाज़त घर में घुस जाए तो 15 पर कॉल करना। मगर ये घर तो नहीं है। इस बार बोलने की बारी जुनैद की थी। जी हाँ, ऑफिस है, इसलिए मैं सिक्योरिटी को कॉल करूँगी। वो भागती हुई सिक्योरिटी अलार्म तक पहुँची थी।
वो चार लोग वाकई यकीन कर चुके थे कि वाकई शेर की बच्ची है। बासित सही कहता है। मुस्तजाब अपने कमरे में बैठा सायरन की आवाज़ सुनकर बाहर भागा था। बाहर लगा तमाशा देखकर उसने नासमझी से बासित को देखा। वहाँ सब मुस्कुरा रहे थे और वो खज्जल उनके पास खड़ी थी। बासित ने सारा वाक्य उनको हंस हंस कर सुनाया था। वो चाहता था कि मरहा उनकी मुलाकात पुरजोश तरीके से हो, जैसे पहले दिन वो ऑफिस इंटरव्यू देने के लिए आई थी और अपना नाम छोड़ गई थी। और ये भी हकीकत थी कि ये सब अब मरहा को याद रखने वाले थे। मरहा को अब बासित की शरारत समझ आई तो वो गुस्से में अपने डेस्क की तरफ बढ़ गई थी। अरे सुनो, मैं मजाक कर रहा था, मैं बस देखना चाहता था कि तुम कितनी बहादुर हो। बासित मरहा को गुस्से में जाता देखते हुए उसके पीछे लपका था। वो सब खिल के मुस्कुरा रहे थे। वो बिल्कुल तुम्हारी टक्कर की है मुस्तजाब। अकील साहब शायद मरहा की तारीफ कर रहे थे। जी हाँ, ऐसे को तैसा ही मिलता होता है। बाजिल की बात उसको ज़रा पसंद नहीं आई थी। वो सब एक कशादा कमरे में बैठे खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। बासित ने दरवाज़ा खोला और उसके पीछे मरहा आती दिखाई दी थी। मुस्तजाब जो पहले लेट जाने के अंदाज से बैठा था, मरहा को देख के फ़ौरन सीधा होकर बैठा था। आओ बैठो हमारे साथ, मैं तुम्हारे इन सबसे तारुफ करवाता हूँ। यकीन करो, सब देखने में ही चोर उचक्के नज़र आते हैं, वैसे अंदर से बहुत शरीफ हैं। बासित मरहा को बैठने का इशारा करते हुए बोला था। हाँ, तुम्हारी शराफत अभी लिटिल गर्ल देख चुकी है। बाजिल ने उसे ज़रा शर्मिंदा करना चाहा था। सॉरी बेटा, इस गधे ने तुमसे प्रैंक किया। तुम अगर कहो तो मैं अभी इसकी टांगें तोड़ सकता हूँ। अकील साहब अपनाइए से बोले थे। नहीं सर, मैंने इनको माफ़ किया। फिर मुझे माफ़ करने की खुशी में हम सब को कॉफ़ी ही पिला दो, बासित ने फरमाइश की थी। तुमने कभी सुना है कुत्ते की तुम 100 साल दुबा कर रखी थी, फिर जब निकाला तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तुम्हें पता है वो तुम थे। जुनैद ने बासित को झाड़ा था। और तुम्हारी ज़ुबान में भी जिस एनाकोंडा का जहर भरा है ना, उसको गटर में 1500 साल तक स्टोर किया गया था, फिर जाकर वो जहर बना है। बासित भी इनका जवाब पत्थर से देना खूब जानता था। मरहा इन सब दोस्तों की दोस्ती से काफ़ी महजूज हो रही थी। मैं पियन से काफ़ी का कह के आती हूँ। मुस्तजाब उसको कमरे से बाहर निकलते तक देखता रहा। मैं हटा लो नजरे बेटा, वो जा चुकी। बाजिल ने शरारत की थी। डेयरिंग लड़की है यार, सूट करेगी हमारे गैंग में, क्या ख्याल है? इसे गैंग वगैरह का कुछ नहीं पता, इसके सामने ऐसी बकवास मत करना। मुस्तजाब नहीं चाहता था वो इसे गलत समझे। अकील साहब उसको परखती हुई नज़रों से तोल रहे थे। जब से मरहा आई थी उसकी ज़ात में ठहराव आ गया था। वो हंसने लगा था, बातें करने लगा था। 20 मिनट बाद मरहा हाथ में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी। अरे गुड, तुम क्यों ले आई? पियन से कहती, ज़ीशान ने उसे कहा था। वो दूसरे लवाजमात ला रहा है, मैंने सोचा मैं कॉफ़ी ले जाती हूँ। उसने ट्रे मेज़ पर रखी और कप पेश पर रखकर सबको कॉफ़ी दी। सभी कॉफ़ी पीते हुए खुशगपियों में मसरूफ़ थे। बासित जैसे ही घूंट भरा उसकी ज़ुबान को करंट जैसा महसूस हुआ था। मरहा ने कॉफ़ी में ढेर सारे नमक और काली मिर्चें मिला दी थी। बासित की दिलखराश चीख निकली थी। नमक मिर्च हौफ उसका मुंह जला था। वो सब कभी मरहा और कभी बासित को देख रहे थे। वो शर्मिंदा सी हंसी हंस रही थी। तुमने मेरे साथ प्रैंक किया, बासित गुस्से से बोला था। असल में सर मेरी बड़ी पुरानी आदत है उधार ना रखने की। मैं हाथ के हाथ हिसाब बेबाक करने की आदी हूँ। मरहा के इस बात पर सबके कह के बुलंद हुए थे। वो जीदार लड़की थी, बात वो साबित कर चुकी थी। मरहा के पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे, मगर रिजल्ट के लिए उसने कल तक का वेट नहीं होता था। वो डिप्रेशन फील करने लगती थी। डिप्रेशन से बचने के लिए चॉकलेट खाती थी। उमर ने उसको चॉकलेट बॉक्स गिफ्ट किया। वो उसकी आदत से वाकिफ़ था। मुस्तजाब ने उसको कोई तीसरी बार चॉकलेट खाते देखा था। आज तुम चॉकलेट डे मना रही हो? नहीं सर, वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है। किस बात का स्ट्रेस? मेरा रिजल्ट है कल। तो क्या तुम्हारे पेपर अच्छे नहीं हुए? नहीं सर, बस रिजल्ट तक का वेट करना मुश्किल लगता है। तुम्हारे पिछले सेमेस्टर के ग्रेड अच्छे हैं, इस बार भी GPA अच्छी ही आएगी, फिक्र मत करो। बल्कि बेट लगा लो मेरे साथ, इस बार तुम टॉप ही करोगी। और अगर मैं जीता तो तुम मुझे कॉल करके अपना रिजल्ट बताओगी। वो उसको एक स्माइल देता हुआ ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। क्या उनको मेरे ग्रेड्स तक याद है? ये बात उसको कड़ी धूप से निकालकर छाँव में खड़ा कर गई थी। अम्मी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आज मेरा रिजल्ट है। सुबह नाश्ता करने के बाद वो फ़ौरन माँ से दुआ की सिफारिश करने लगी थी। फिक्र नहीं करो बेटा, अल्लाह पाक कामयाब करेंगे।
वो दुआएं लेती यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। पहुंचते ही सबसे पहले नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ी। स्टूडेंट्स का झुमकट्टा देखते उसका दिल घबरा गया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, शिजा और उमर भागते हुए उसकी तरफ आए थे। बहुत बहुत मुबारक हो, हर बार की तरह अब भी तुमने टॉप किया है। क्या याहू! उसने फ़ौरन अपना मोबाइल बैग से निकाला और मैसेज टाइप किया, आप जीत गए। मुस्तजाब को अपने रिज़ल्ट की भी इतनी फ़िक्र शायद ना होती कल से जितनी दफ़ा उसने मरहा के लिए दुआएं की थी। वो बाकायदगी से नमाज और कुरान पढ़ता, अपनी तमाम तकलीफ़ों का हल मांगता था। मैसेज पढ़ते उसके लबों पे मुस्कुराहट आ गई थी। उसने ट्वीट लिखा और सेंड कर दिया। श्योर, जवाब मौसूल हुआ था। आज उसे ऑफिस पहुंचने की बहुत जल्दी थी। मरहा ने ऑफिस आने से पहले बेकरी से ब्राउनीज़ खरीदी थी। उसने ब्राउनीज़ पैक मुस्तजाब के टेबल पर रखा था। यू हैव बीन सपोर्टिव थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम। यू मे नॉट रियलाइज व्हाट अ ब्लेसिंग यू हैव बीन। थैंक यू। उसने स्टिकी नोट से एक बैच अलग किया और मुस्कुराता हुआ स्टिकर बनाकर तहरीर लिखी थी और ब्राउनीज़ के पैक पर चस्पा कर दिए थे। जैसे अपने बेंच पर आई, सिस्टम की स्क्रीन ऑन की। बैकग्राउंड में खूबसूरत आतिशबाजी हो रही थी। बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था, कॉन्ग्रेट्स फॉर यू। उसने जैसे ही ड्रॉर खोला, एक बड़ी चॉकलेट पड़ी थी। उसने चॉकलेट उठा के बैग में रख ली थी। मुस्तजाब जैसे ही अपने टेबल पर पहुंचा, उसने वो नोट पढ़ा। खुशी की लहर ने उसके पूरे जिस्म को सैराब किया था। उसने ब्राउनीज़ खानी शुरू की, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। वो कभी मीठे का शौकीन नहीं था, अलबत्ता खीर उसकी फेवरेट थी। माँ के हाथ की खीर उसे खीर पर कभी नहीं मिली थी, मगर आज वो ब्राउनीज़ खाता जा रहा था।